चेतावनी, केवल वयस्कों के लिए। सावधान, इस वीडियो में 18 जोड़ वयस्क विषय, कड़क भाषा और जटिल कहानियां शामिल हैं, जो विशेष रूप से केवल परिपक्व दर्शकों के लिए है। ये सामग्री केवल शैक्षिकी और मनोरंजन के उद्देश्य से एक रचनात्मक प्रस्तुति है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं या साहित्यिक विश्लेषण का हिस्सा है। दर्शक इसे अपनी जिम्मेदारी और जोखिम पर देखें। यदि आपकी आयु कानूनी सीमा से कम है या आप ऐसे विषयों के प्रति संवेदनशील हैं, तो कृपया अभी इस वीडियो को छोड़ दें। अध्याय 171, चेन केनान, बहुत दिनों से नहीं देखा। 139 नंबर पर स्वयं निर्मित घर पर फिर से जाएं। ली जिनशान तेजी से नीचे की ओर बढ़े और अपनी बेटी द्वारा ले जाई जा रही चीजों को अपने हाथ में ले लिया। मैं इतनी रात को वापस आकर आप सभी को जगाना नहीं चाहता था, लिनमो ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर कहा, मैं सबसे पहले ऊपर जाकर जियाओक्सियाओ को उसके कमरे में रखूंगा ताकि उसे सर्दी न लगे। झाओ हुइक्सिन ने बार बार सिर हिलाया। आगे बढ़ो, जल्दी से। मेरी लड़की, अंदर आओ, बाहर ठंड है। लिनमो दूसरी मंजिल तक गए। परिवार के बाकी सदस्य लिविंग रूम में ही रहे और थोड़ी ही देर में जूकिन और लिन चांगशुई, जिन्होंने अपने कोट पहन लिए थे, भी बाहर आ गए। कई महीनों तक ठीक होने के बाद वे जमीन पर चलने में सक्षम हो गए, हालांकि उन्हें अधिक धीरे धीरे चलने और भारी श्रम से बचने की जरूरत थी। उन्हें पूरी तरह से ठीक होने में काफी समय लगेगा। दूसरी मंजिल पर 4 कमरे थे, एक ससुराल वालों के लिए, दूसरा लिनमो और ली जिनविन के लिए, और एक अकेले लिन जियाओक्सियाओ के लिए। लिनमो ने लिन जियाओक्सियाओ के कपड़े और जूते उतार दिए, धीरे से उसे बिस्तर पर लिटा दिया, पानी से गर्म किया हुआ गद्दा चालू किया, तापमान सेट किया और फिर दूसरी मंजिल से वापस नीचे चला गया। जब तक वह पहली मंजिल पर लिविंग रूम में पहुंचा, उसके ससुराल वाले और माता पिता पहले से ही सोफे पर बैठे थे, ली जिनविन के साथ खुशी से बातें कर रहे थे। लिनमो ने अपने लिए एक गिलास पानी डाला। ड्राइव कुछ हद तक कठिन थी। फिर उसने मुस्कुराते हुए पूछा, पिताजी, माँ, आप पिछले कुछ दिनों से कैसे हैं? यहाँ तक कि जब भी वह बाहर रहता था, उसे घर पर अपने माता पिता और बहन की सबसे ज्यादा चिंता रहती थी। लिन चांगशुई ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और जवाब दिया, हम अच्छे हैं। अपने गृहनगर लौटने के बाद हमारा मूड भी बेहतर हो गया है। जूकिन ने भी सिर हिलाया और कहा, मेरी पीठ पहले भी दर्द कर रही थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों में ये बेहतर हो गया है। चिंता न करें, आपके पिता और मैं काफी हद तक ठीक हो रहे हैं। कुछ दिन पहले हम एक साधारण जांच के लिए काउंटी अस्पताल गए थे। डॉक्टरों को विश्वास नहीं हो रहा था कि हम इतनी गंभीर चोटों से इतनी अच्छी तरह उबर गए हैं। वन ने उन्हें वह दवा दिखाई जो हम ले रहे थे और उन्होंने उसे बिल्कुल भी नहीं पहचाना। उन्हें ये पुष्टि करने में काफी समय लगा कि जो दवा हम ले रहे थे वह बहुत गुणकारी थी, सभी विदेश से आयातित थी। ओह, वैसे मो युहांग में चीजें कैसे चल रही थी? क्या सब कुछ सुचारू था? जैसा कि कहा जाता है, एक बेटा हजारों मील की यात्रा करता है, उसकी माँ का दिल उसका अनुसरण करता है। जबकि लिनमो अपने माता पिता के बारे में चिंतित थे, वे उसके बारे में और भी अधिक चिंतित थे। हम सब कुछ ठीक हो गया और सौभाग्य से मैंने थोड़ा पैसा भी कमाया। लिनमो ने अपने कोट की जेब से 2 बैंक कार्ड निकाले, एक लिन चांगशुई को और दूसरा ली जिनशान को दिया। ये लीजिए पिताजी, इन कार्डों को अपने दैनिक खर्चों के लिए रखें। मेरे खाते पर बचत न करें, यदि आपको आवश्यकता हो तो एक और ले ले। हालांकि वह जानता था कि बैंक कार्डों का प्रबंधन अंततः उसकी माँ और सास द्वारा किया जाएगा, एक आदमी को निश्चित रूप से कुछ चेहरा बनाए रखने की जरूरत थी। ये किस लिए है? ली जिनशान ने तुरंत बैंक कार्ड वापस कर दिया और अपना हाथ लहराते हुए कहा, मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, आपको पूरक की कोई आवश्यकता नहीं है। इसे अपने पिता को दे दो या इसे अपने पास रखो। तुम्हें ही अब पैसे की आवश्यकता है। क्या तुम एक नया घर बनाना शुरू नहीं करने वाले हो? मैं वास्तव में आपको अपनी कुछ बचत देने की योजना बना रहा था और आपने पलटकर मुझे हरा दिया। लिन चांगशुई ने भी जल्दी से बैंक कार्ड लौटा दिया। ये ठीक है बेटा, ये जानना कि आप अच्छा कर रहे हैं हमारे लिए काफी है। हम दोनों के पास पैसा है, हमें आपकी जरूरत नहीं है। जब तक हम बूढ़े नहीं हो जाते और काम नहीं कर सकते तब तक प्रतीक्षा करें, तब आप हमें पैसे दे सकते हैं। हालांकि इस बिंदु पर ली जिनविन मुस्कुराते हुए आगे बढ़े, 2 बैंक कार्ड लिए और उन्हें जूकिन और झाओ हुइक्सिन को सौंप दिया। फिर कहा, माँ, बस इसे आसान करो और इसे स्वीकार करो। आपके बेटे ने इस बार खूब पैसा कमाया, उसे तुम दोनों का सम्मान करने दो। वह विशेष रूप से आज इन कार्डों को प्राप्त करने के लिए अपने रास्ते से हट गया। यदि आप उन्हें नहीं लेंगे तो वह मुझे समाधान निकालने के लिए परेशान करेगा। अच्छी रकम कमाए। लिन चांगशुई उत्सुक हो गए। आप केवल कुछ दिनों के लिए दूर थे, आप कितना कमा सकते थे? बस कुछ शुभकामनाएं। ये वास्तव में ज्यादा नहीं था। लिनमो ने सटीक राशि का खुलासा नहीं किया। आखिरकार अगर वह उन्हें बताए कि उसने एक दिन में 20 या 30 मिलियन कमाए, तो उसके माता पिता को चिंता होने लगेगी। माँ, बस बैंक कार्ड सुरक्षित रखें। अगर मैं इसे आप पर खर्च नहीं करूंगा तो मेरे पैसे कमाने का क्या मतलब है? ली जिनविन ने चिल्लाते हुए कहा, बस इसे अपने पास रखे हुए ही समझो। जब हमें इसकी आवश्यकता होगी, हम आपसे ऋण मांगेंगे। जूकिन और झाओ हुइक्सिन ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर दोनों मुस्कुराए।
ठीक है, तो मैं इसे अभी अपने पास रखूंगा और भविष्य में जब आपको इसकी आवश्यकता होगी तो मैं इसे बाहर लाऊंगा। झाओ हुइक्सिन और जू किन दोनों ने बैंक कार्ड स्वीकार किए। कुछ और बातचीत के बाद लिन मो ने अचानक लिन चांगशुई की ओर देखा और पूछा, पिताजी, क्या आपको कभी लैंड रोवर में सवारी करना याद है? जब आप वापस आए तो आपने सीयू और मुझे और माँ को डींगे मारी की कार कितनी शानदार थी, कितनी तेज गति से चल सकती थी और सीटें सोफे की तरह आरामदायक थी, साथ ही इसमें हीटिंग की सुविधा भी थी। क्या तुम्हें अब भी वही याद है? क्या तुम्हें अब भी याद है? हालांकि उन्हें समझ नहीं आया कि उनके बेटे ने अचानक ये बात क्यों उठाई, लिन चांगशुई ने फिर भी मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। आखिरकार यह उसका एकमात्र लग्जरी कार अनुभव था, वह कैसे भूल सकता है। उन्होंने स्पष्ट स्मरण के साथ कहा, आप सही कह रहे हैं, ऐसा हुआ था। यह उस निर्माण स्थल के ठेकेदार की लैंड रोवर थी जिसके लिए मैंने काम किया था। उस साल जब मैं उनके लिए कई कर्मचारी लेकर आया तो उन्होंने मुझे रात्रि भोज पर आमंत्रित किया और एक बार मैं उस कार में सवार हुआ। अपने जीवन में कभी कोई बड़ा काम नहीं करने वाले एक बार 10 लाख की कीमत वाली लग्जरी कार में सवारी करना लिन चांगशुई के लिए एक आकर्षण था, इसलिए वह इसे हमेशा याद रखता था। बाकी लोगों को पता नहीं चला कि लिन मो ने अचानक इसका जिक्र क्यों किया और सभी ने उसकी ओर देखा। फिर मानो कोई जादू कर रहा हो, लिन मो ने अपनी जेब से एक कार की चाबी निकाली, उसे मेज पर रख दिया और कहा, ये लो, एक लैंड रोवर रेंज रोवर। एक बार जब आप पूरी तरह से ठीक हो जाएं, तो अपना ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करें और आप कभी भी गाड़ी चला सकते हैं। ये रेंज रोवर लें और हमारे झांगाजून के सबसे चमकदार मिस्टर लिन बने। अध्याय 172, चेन कायनान। बहुत दिनों से नहीं देखा। 139 नंबर पर स्वयं निर्मित घर पर फिर से जाएं। सदमा, आश्चर्य, वे इस पर विश्वास नहीं कर सके, अविश्वास से एक दूसरे की ओर देखने लगे। लिन चांगशुई पूरी तरह से भ्रमित थे। दूसरों को भी उम्मीद नहीं थी कि लिन मो अचानक ऐसा कदम उठाएंगे। होश में वापस आने पर लिन चांगशुई दरवाजे से बाहर गया और अंततः कार के उस क्रूर जानवर को देखा। ली जिनशान भी आए। जू किन और झाओ हुइक्सिन द्वारा बारीकी से अनुसरण किया गया। हालांकि वे कारों के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे, लेकिन वे बता सकते थे कि यह रेंज रोवर निश्चित रूप से सस्ता नहीं था। लिन चांगशुई बहुत देर तक स्तब्ध होकर यार्ड में खड़े रहे। जू किन ने पूछने का साहस किया, इस कार की कीमत कितनी है? लगभग। ली जिनशान, जो कारों के बारे में कुछ जानते थे, ने मुस्कुराते हुए कहा, यह 1 मिलियन से अधिक होना चाहिए। कॉन्फ़िगरेशन भी काफी अधिक लगता है। हमारे पिछले फैक्ट्री निदेशक ने एक खरीदा था। 10 लाख से अधिक। 10 लाख से अधिक। जू किन खुद को रोक नहीं पाए और उसने लिन मो की बाह पर थप्पड़ मारा। अरे बच्चे, तुम इतनी महंगी कार कैसे खरीद सकते हो? हालांकि वह गुस्से में लग रही थी, लिन मो को डांट रही थी। लेकिन असल में कौन सी माँ अपने बेटे को सफल होते देखकर खुश नहीं होगी? अयो माँ, ये है। जैसे ही लिन मो समझाने ही वाला था, उसने देखा कि उसकी माँ रो रही थी। नहीं माँ, अगर आप नाखुश हैं तो मैं इसे कल वापस कर दूंगा। क्या लौटाओ? माँ दुखी नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। लिन मो अचंभित हो गया, फिर हंसा, अयो तुमने मुझे डरा दिया। चलो दोनों माँ दोनों पिता, बस वहाँ खड़े मत रहो, आओ और देखो। कार का इंटीरियर बहुत सुंदर है और इसमें बहुत जगह है। अब से हमारा पूरा परिवार एक साथ यात्रा पर जा सकता है। लगभग 1 घंटे बाद, चूंकि बहुत देर हो चुकी थी, लिन मो ने अपने माता पिता और ससुराल वालों से आराम करने का आग्रह किया। बाकी किसी भी चीज के लिए कल तक इंतजार किया जा सकता है। लिन मो और ली जिनवेन भी अपने शयन कक्ष में चले गए। ली जिनवेन, जो गर्भवती थी, को भी जल्दी आराम करने की जरूरत थी और वह ज्यादा थक नहीं सकती थी। बिस्तर में पति, यह एहसास वाकई बहुत अच्छा है। पैसे की कोई कमी नहीं, जीवन में कोई दबाव नहीं और हमारे माता पिता दिन ब दिन स्वस्थ होते जा रहे हैं। हाँ, यह अच्छा है। मुझे सचमुच उम्मीद है कि भविष्य में हमारे परिवार के साथ और कोई बुरी घटना नहीं होगी। चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। हमारा परिवार ऐसी आपदा से गुजरा है, अब से हमारे आशीर्वाद का आनंद लेने का समय आ गया है। हाँ पतिदेव, शुभ रात्रि पत्नी। लिन मो द्वारा पकड़ी गई ली जिनवेन जल्दी ही गहरी नींद में सो गई। जहाँ तक लिन मो की बात है, पूरे दिन घूमने और कुछ घंटों तक गाड़ी चलाने के बावजूद उसे अभी भी नींद का कोई निशान नहीं था। हालांकि वह अपने परिवार वालों के सामने खुश नजर आ रहे थे। उसके अंदर कितना भारी दबाव था, ये केवल वही जानता था। भोर होने के साथ वह राक्षस शहर के लिए प्रस्थान करेगा। वह अस्थायी रूप से इन खुशी के समय से विदा हो जाएगा। एक साधारण लिन मो सो जाएगा, एक और पागल लिन मो जागने वाला था। अगले दिन सुबह आसमान अभी चमकना शुरू ही हुआ था। झांगजून, लिन चांगशुई आज सामान्य से बहुत जल्दी उठ गए। वह चुपचाप बिस्तर से उठा, बगल से अपनी छड़ी उठाए और धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा। इस समय जू किन सरसराहट की आवाज से जाग गया और उसने हैरानी से पूछा, बूढ़े आदमी, अभी तक सुबह भी नहीं हुई है, तुम कहाँ जा रहे हो? ओह, बिना पीछे मुड़े लिन चांगशुई ने अजीब तरीके से कहा, मैं शौचालय जा रहा हूँ। जू किन ने बिस्तर के नीचे चैम्बर पॉट की ओर इशारा किया और कहा, क्या वहाँ कोई चैम्बर पॉट नहीं है?
चैम्बर पॉट साफ नहीं है, मैं बाहर जा रहा हूँ, लिन चांगशुई ने कहा और सबसे तेज गति से बेडरूम छोड़ने के लिए आगे बढ़े। साफ नहीं। जीवन भर चैम्बर पॉट का उपयोग करने के बाद अब वह कहता है कि यह साफ नहीं है। जू किन को समझ नहीं आया कि उसका पति क्या कर रहा है, शायद उसे नंबर 2 करने की जरूरत थी, लेकिन उसने इसे वैसे ही छोड़ दिया। उसने अपने तकिए के नीचे बैंक कार्ड को छुआ और संतुष्ट होकर सो गई। जैसे ही आसमान चमक उठा, लिन चांगशुई गेट पर पहुंचे। कांपते हाथों ने बड़े लोहे के दरवाजे को खोला और उनकी नजर तुरंत यार्ड में खड़ी जेट ब्लैक रेंज रोवर पर टिक गई। उसकी उपस्थिति हावी हो रही थी और ध्यान आकर्षित कर रही थी। अपनी छड़ी के सहारे उसने रेंज रोवर के चारों ओर 2-4 बार चक्कर लगाया। उसका मुंह मुस्कुराहट में बदल गया और उसके झुर्रीदार चेहरे पर एक खुशी झलक रही थी जिसे वह छुपा नहीं सकता था। फिर उसने अपनी कलाई पर रोलेक्स सबमरीन हल्क को देखा और ईमानदारी से महसूस किया कि भले ही इसके लिए उसे अपने जीवन के कुछ साल खर्च करने पड़े, लेकिन यह इसके लायक था। हल्क घड़ी, रेंज रोवर। उसने इन 2 चीजों के बारे में सपने देखने की हिम्मत तभी की थी जब वह नशे में था या सो रहा था, परंतु अब उन दोनों पर उसका अधिकार हो गया और वे दोनों उसके पुत्र ने उसे दे दिए। यह एहसास बहुत आरामदायक था। रेंज रोवर के कठोर आवरण, चमकदार पेंट और विशिष्ट हेडलाइट्स को छूना। इसके बाद उसने खिड़की से शानदार इंटीरियर को देखा। उसे अपने बॉस की रेंज रोवर की पिछली सीट पर बैठे हुए समय की याद आ गई। उस समय उन्हें केवल इस बात की चिंता थी कि क्या उनके कपड़े कार को गंदा कर देंगे और अंदर बैठने में असहजता महसूस करते थे, यहाँ तक कि बोलने की हिम्मत किए बिना शौचालय का उपयोग करने की इच्छा को भी रोकते थे। लेकिन अब वास्तव में उनके पास ऐसी कार थी। यदि यह स्वप्न था तो स्वप्न को अनंत काल तक चलते रहने दो। लिन चांगशुई रेंज रोवर के पास खड़े होकर दाएं बाएं देख रहे थे। फिर भी काफी देर तक कोई ग्रामीण वहां से नहीं गुजरा। क्या ये लोग हमेशा जल्दी नहीं उठते? चलो उनमें से कोई भी आज जाग नहीं रहा है। लिन चांगशुई उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। हालांकि वह काफी देर तक खड़ा रहा और उसके पैरों में दर्द होने लगा, फिर भी वह इसे सहने को तैयार था। अध्याय 173, चेन केनान। बहुत दिनों से नहीं देखा। 139 नंबर पर स्वयं निर्मित घर पर फिर से जाएं। एक क्षण बाद झाओ हुइक्सियन और ली जिनशान उठ गए क्योंकि उन्हें परिवार के लिए नाश्ता तैयार करने के लिए जल्दी उठना था। एक मरीज के लिए भोजन तैयार करना काफी चुनौतीपूर्ण था। यह पर्याप्त रूप से पौष्टिक होना चाहिए, फिर भी न तो बहुत चिकना और न ही नमकीन, और यहाँ तक कि अतिरिक्त सूप बनाने के विचार को भी सोन जुयान ने स्पष्ट रूप से हतोत्साहित किया, जिन्होंने उन्हें सूचित किया कि सूप में वास्तव में प्यूरिन होता है, जो अधिक मात्रा में रोगी की रिकवरी पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। हालांकि रक्षासा शहर छोड़ने पर सोन जुयान ने उन्हें एक पोषण सूची प्रदान की और कहा कि वह अनुवर्ती परामर्श के बाद रोगी की पुनर्प्राप्ति स्थिति के अनुसार आहार को समायोजित करना जारी रखेगा। पूरे परिवार को सोन जुयान की ऐसी व्यावसायिकता की उम्मीद नहीं थी। निस्संदेह वे नहीं जानते थे कि सोन जुयान उतना पेशेवर नहीं था जितना वह डरपोक था। जैसे ही ली जिनशान रसोई में प्रवेश करने वाले थे, उन्होंने लिन चांगशुई को दरवाजे पर खड़ा देखा और हैरान होकर पूछा, ससुराल, आप इतनी सुबह यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हैं? आवाज से चौंककर लिन चांगशुई ने मुड़कर ली जिनशान की ओर देखा और अजीब तरीके से उत्तर दिया, मैं बस कुछ ताजी हवा के लिए निकला हूँ, सो नहीं सका। ये कुछ भी नहीं है। मैं मो के नए लैंड रोवर को नहीं देख रहा था। दोनों ने एक दूसरे को देखा और हंसने से खुद को नहीं रोक सके। गांव में लोग जल्दी उठ गए और कुछ ही देर में सभी लोग उठ गए और अधिक से अधिक बुजुर्ग टहलने के लिए बाहर आने लगे। वे 3 गुटों में विभाजित थे, महाजोग गुट, स्क्वायर डांस गुट, खुफिया गुट। महाजोग गुट गांव के वरिष्ठ नागरिक गतिविधि केंद्र की ओर चला गया, जबकि स्क्वायर डांस गुट बास्केटबॉल कोर्ट में इकट्ठा हुआ और इंटेलिजेंस गुट गांव के मुख्य मार्ग पर बैठा। बुजुर्गों ने अपनी मनोदशा के आधार पर दिन भर की गतिविधियों का चयन किया। गांव में बड़ी खबरों का तो जिक्र ही नहीं, यहाँ तक कि अगर कोई खाद का ट्रक भी वहां से गुजरता तो खुफिया समूह को उसका स्वाद चखना और मूल्यांकन करना पड़ता था। लेकिन आज जैसे ही वे लिन चांगशुई के घर के पास से गुजरे, वे दरवाजे पर खड़ी लैंड रोवर को देखकर तुरंत मंत्रमुग्ध हो गए, जिसके कारण उन्होंने फुसफुसाते हुए और इशारा करते हुए उसका मूल्यांकन किया। ये किसकी कार है? ये काफी बड़ी है। इस कार की कीमत 1 लाख युआन से अधिक रही होगी, है ना? मुझे लगता है कि यह उससे भी अधिक है, कम से कम 2 से 3 लाख। कौन वापस आया है? इसकी तुलना और डॉग्स हवल से कैसे की जाती है? लगभग समान होना चाहिए, कम से कम आकार में वे काफी समान दिखते हैं, है ना? दादी, क्या आप जानती हैं कि यह कार किसकी है? मुझे कैसे पता चलेगा? मैं गपशप करने वालों में से नहीं हूँ। हालांकि मुझे लगता है कि मैंने कल रात चांगशुई के दरवाजे पर कुछ सुना। मुझे लगता है मो वापस आ गया है। वह लड़का मो, जब वह छोटा था तब से मैंने उसे हमेशा होनहार के रूप में देखा है। ग्रामीणों का जीवन वास्तव में काफी नीरस था और कोई भी समाचार एक स्वागत योग्य व्याकुलता थी। भीड़ बढ़ने में देर नहीं लगी और धीरे धीरे लिन चांगशुई द्वारा नई कार खरीदने की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। जब उन्हें पता चला कि कार की कीमत वास्तव में 2 मिलियन युआन से अधिक है, तो समाचार की गति 10 गुना बढ़ गई। उन्हें ये बहुत अच्छा लगा होगा। उन्हें वास्तव में एक अच्छा रिश्ता विकसित करना चाहिए।
अन्य पहलुओं का जिक्र न करते हुए कम से कम अब भविष्य की शादियों के लिए एक हेड कार मौजूद है। हेड कार के रूप में 2 मिलियन युआन से अधिक की लैंड रोवर निश्चित रूप से पर्याप्त चेहरा। और मो इन दिनों क्या कर रहा है? क्या वह हमारे लड़कों को अपने संरक्षण में ले सकता है? सुबह सुबह कुछ ग्रामीण घूमने के बहाने लिन चांगशुई के घर पर रुके। आधिकारिक तौर पर वे ये देखने के लिए वहां गए थे कि परिवार कैसा कर रहा है, क्योंकि हर कोई जानता था कि लिन चांगशुई का परिवार एक कार दुर्घटना में था, लेकिन बातचीत हमेशा बाहर भव्य लैंड रोवर और लिन मो तक ही सीमित रही। चांगशुई, लिन अब वास्तव में क्या कर रहा है? मैंने सुना है कि वह एक निर्माण स्थल पर बॉसिंग कर रहा है। तीसरी चाची, मैंने कैसे सुना कि लिन अब उपठेके पर काम कर रहा है, और विशेष रूप से सबसे अधिक लाभदायक भूनिर्माण परियोजनाओं के लिए। सिस्टर जू, आपने वास्तव में एक अच्छे बेटे का पालन पोषण किया है। चांगशुई, मेरे भतीजे की अगले महीने शादी है, क्या कोई आपकी कार उधार ले सकता है? मैं तुम्हें एक बड़ा लाल लिफाफा दूंगा। क्या मो घर पर है? कई वर्षों से उसे नहीं देखा है, उसे बुलाओ ताकि मैं बच्चे को देख सकूं। एहसान जताने और छोटी छोटी बातों में शामिल होने के लिए अलग अलग रणनीति। आइए इसे इस तरह से कहें, उन दिनों के अलावा जब लिन चांगशुई ने जू किन से और लिन मो ने ली जे इनविन से शादी की थी, इस यार्ड ने कभी इतने सारे आगंतुक नहीं देखे थे, और अफवाहें तेज होती रहीं। यह उसी तरह है जैसे कोई व्यक्ति गुआंगजो में लाइन प्रमुख के रूप में काम कर सकता है, जबकि ग्रामीण कहेंगे कि वह गुआंगजो का काउंटी प्रमुख था। आंटी 2, बहन 3, चचेरी माँ। लिन चांगशुई इतना खुश था कि वह लगभग कुटिलता से मुस्कुरा रहा था। घर लौटने पर उससे भी ज्यादा खुशी हुई। उसने कई लोगों को बुलाया और कहा, उनकी बकवास मत सुनो, मुंह ने बस थोड़ा सा पैसा कमाया है, यह उतना अतिरंजित नहीं है, वास्तव में उतना अतिरंजित नहीं है। दूसरे भाई, आप यहाँ हैं, लेकिन कुछ भी क्यों लाए? हाँ, अच्छे पालन पोषण के लिए कोई भी प्रशंसा मुखी अपनी क्षमताओं के कारण है। ओ प्रिय, मैं अब धूम्रपान नहीं कर सकता। तीसरे अंकल, आपने अब झोंका हुआ धूम्रपान करना शुरू कर दिया है। ठीक है, हर कोई मो को याद करता है, मैं ऊपर जाऊंगा और उसे बुलाऊंगा। बच्चा कल देर से वापस आया, मैं आज किसी भी तरह उसे आप सभी से मिलने के लिए ड्राइव करने की योजना बना रहा था। जैसे ही लिन चांगशुई लिन मो को बुलाने ही वाले थे, ली जिनविन, जिन्होंने नीचे शोर सुना था, ऊपर से नीचे आए और लिन चांगशुई को बताया कि लिन मो पहले ही रक्षासा शहर के लिए जल्दी ट्रेन ले चुके हैं, जबकि अभी भी अंधेरा था। वह पहले ही चला गया। वह बच्चा एक शब्द भी कहे बिना चला गया। व्यस्त रहना अच्छा है। लिन चांगशुई ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मुझे वास्तव में खेद है, मेरा बेटा बहुत व्यस्त है। आप नए साल की प्रतीक्षा करें, मैं मो को छुट्टियों में सभी से मिलने ले जाऊंगा। वैसे भी हम जल्द ही यहाँ वापस जा रहे हैं, इसलिए बहुत सारे अवसर होंगे। आंगन में सभी ने सहमति में सिर हिलाया और अन्य विषयों पर हंसी और उल्लासपूर्ण बातचीत फिर से शुरू हो गई। ली जिनविन दरवाजे पर खड़ी थी, स्व आमंत्रित रिश्तेदारों से भरे आंगन को देख रही थी और अपने दिल में गर्व महसूस कर रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि ये लोग उसके पति के लिए आए थे, और गर्व के बीच वह भी मदद नहीं कर सकती थी लेकिन प्रतिबिंबित कर सकती थी। कुछ ही महीनों में उनका परिवार उपेक्षित प्रवासी श्रमिकों से लेकर ग्रामीणों के बीच बेशकीमती वस्तुओं तक पहुंच गया। ये वास्तव में उस कहावत का उदाहरण है, गरीब और हलचल भरी जगह पर किसी को परवाह नहीं होती, अमीर और सुदूर पहाड़ों में दूर के रिश्तेदार दिखाई देते हैं। अध्याय 174, चेन कायनान, बहुत दिनों से नहीं देखा। 139 नंबर पर स्वयं निर्मित घर पर फिर से जाएं। अंत में मैंने गलत व्यक्ति को नहीं चुना। लिन मो के साथ रहने का उसका अटल निर्णय वास्तव में उसके जीवन में अब तक का सबसे सही निर्णय था। सुबह का समय था, 10 बजे थे। होनकियाओ रेलवे स्टेशन पर एक हाई स्पीड ट्रेन रुकी। ये ट्रेन के मार्ग का अंतिम पड़ाव था और कम संख्या में यात्री एक के बाद एक उतरने लगे। अधिकांश यात्रियों के चले जाने के बाद लिन मो, जो खिड़की के पास बैठा था, ने अंततः अपना चेहरा ढकने वाली डकबिल टोपी उठाई, धीरे से खड़ा हुआ, सामान रैक से अपना बैग उठाया और गाड़ी छोड़ दी। राक्षसा शहर में शायद ही कभी बर्फ देखी गई हो, लेकिन आज बर्फबारी हो रही थी और हवा भी तेज थी। लिन मो ने अपने कपड़े कसे और लंबे भूमिगत मार्ग से भीड़ का पीछा किया, फिर पास के एक होटल की ओर जाने के लिए टैक्सी ली। राक्षस नगर अब भी वही राक्षस नगर था, हलचल भरी और जीवंत। सड़कों पर हर व्यक्ति अपने रास्ते पर जल्दी से जा रहा था, जीवन में व्यस्त था। लेकिन लिन मो अब पहले जैसे व्यक्ति नहीं रहे। हालांकि वह केवल 1 महीने से कुछ अधिक समय के लिए गया था, लेकिन उस शहर में लौटने पर जहां वह बड़ा हुआ था और यादों से भरा हुआ था, उसकी मानसिकता काफी बदल गई थी। अतीत में वह यहाँ जड़ें जमाना चाहता था, इस स्थान पर एक घर बनाना चाहता था। उस समय अन्य पैदल यात्रियों की तरह उसके पास देखने का समय नहीं था। वह हमेशा नीरस और श्रमसाध्य काम में फंसा हुआ हड़बड़ी में इधर उधर भागता रहता था। वह आदमी अब एक पर्यटक की तरह लग रहा था, जो गहरी दृष्टि से रास्ते में दृश्यों की प्रशंसा कर रहा था, इत्मीनान से आकाश से बर्फ के टुकड़ों को बहते हुए देख रहा था और साथ ही अपनी अगली चालों पर भी विचार कर रहा था। आधे घंटे बाद टैक्सी एक होटल के सामने रुकी। कोड को स्कैन करें, भुगतान करें, कार से बाहर निकले, चेक इन करें और कमरा 9208 में प्रवेश करें। कमरा विशाल और साफ था। निस्संदेह ये सस्ता भी नहीं था।
एक बार जब उसे यकीन हो गया कि कमरे में पिनहोल स्पाई कैम जैसा कोई छिपा हुआ कैमरा नहीं है, तो लिन मो ने अपना बैकपैक उतारा, अपना लैपटॉप निकाला और उसे चालू किया, फिर अपने साथ लाए डोंगल का उपयोग करके इंटरनेट कनेक्ट किया। जब नेटवर्क कनेक्ट हुआ तो लिन मो ने उस डीप वेब तक पहुंच बनाई जो उसने पहले इंटेलिजेंस सिस्टम से प्राप्त किया था। इस बार लिन मो कुछ समय के लिए रक्षासा शहर में रहेंगे और उन्हें गुआंगहुआ गांव में नंबर 139 स्वनिर्मित घर का भी दौरा करना होगा, इसलिए पहले से तैयारी आवश्यक थी। एक बार डीप वेब में आने के बाद उसने अपनी जरूरत की वस्तुओं की खोज शुरू कर दी, जैसे मेकअप और छिपाने की सामग्री और सहारा, साथ ही नकली पहचान जो सिस्टम को मूर्ख बना सकती है और वास्तविक दिखाई दे सकती है। पिछले 2 महीनों में अपने परिवार के साथ अस्पताल में समय बिताने और कभी कभार मोल भाव करने के अलावा लिन मो ने अपने खाली समय का उपयोग उन सभी संभावित स्थितियों के बारे में सोचने में किया जिनका वह सामना कर सकते थे और तदनुसार तैयारी की। सुरक्षा के समय खतरे के लिए तैयार रहना। आखिरकार वह अच्छी तरह से जानते थे कि यदि दूसरा पक्ष अथक था और चेन शानहे की शक्ति का उपयोग करके बहुत अंत तक जांच करने के लिए दृढ़ था, तो यह अत्यधिक संभावना थी कि वे अंततः श्रमिकों के वेतन दावे पर इस मामले का पता लगाएंगे जिसने चेन केनन को क्रोधित किया और ऑर्केस्ट्रेटेड कार का नेतृत्व किया। दुर्घटना, संयोग, एक्सीडेंट, इत्तेफाक, आकस्मिक घटना, दुर्घटना। शायद चेन शानहे को इतनी छोटी घटना की परवाह नहीं होगी। एक औसत कर्मचारी और उसका परिवार संभवतः कोई परेशानी खड़ी नहीं कर सकता है ना। चेन कैनन को बिना किसी सुराग के चुप कराना असंभव था, लेकिन यह जस्ट इन केस ही है जिससे कोई डरता है। अगर चेन शानहे ने छोटी छोटी बातों को भी जाने नहीं दिया तो स्थिति गंभीर हो जाएगी। अगर जांच लिन चांगशुई तक हुई तो कई अतार्किक बातें सामने आएंगी। इस तथ्य की तरह कि लिन चांगशुई नॉर्थ सिटी के फर्स्ट सिटी अस्पताल में रुके थे। नॉर्थ सिटी के फर्स्ट सिटी हॉस्पिटल का दौरा करने के बाद चेन कायनन गायब हो गए। जैसे लिन चांगशुई के अस्पताल में प्रवेश और स्थानांतरण रिकॉर्ड में विसंगतियां। यदि जांच में लिन चांगशुई की विशेष देखभाल वार्ड तक पहुंच का पता चला तो यह और भी महत्वपूर्ण होगा, और अगर इसका पता लिन चांगशुई से लिन मो तक जाता है तो संदेह और बढ़ जाएगा, खासकर तब से जब लिन मो चेन शानहे के साथ मछली पकड़ने गए थे। इसलिए रक्षासा शहर लौटते हुए लिन मो को सबसे पहली मुसीबत से निपटना था, चेन कायनान और उनके परिवार से संबंधित सभी सुरागों को खत्म करना। चेन शानहे को उनके बारे में कुछ भी पता लगाने से रोकने के लिए सिस्टम द्वारा प्रदान किया गया डीप वेब लिन मो के लिए बहुत मददगार रहा। पिछले 2 महीनों में इसने उसे बहुत कुछ सिखाया है। इसने लिन मो को कुछ मामलों को अधिक पेशेवर तरीके से संभालने की अनुमति दी। डीप वेब पर कई चीजें आम आदमी की समझ को ताज़ा करने के लिए पर्याप्त थी। अपनी जरूरत की हर चीज का चयन करने के बाद लिन मो ने आभासी मुद्रा से भुगतान किया और अपना वर्तमान पता दर्ज किया। अब उसे बस डीप वेब की डिलीवरी का इंतजार करना था। इसे आने में कितना समय लगेगा यह अनिश्चित था। डीप वेब पर डिलीवरी का कोई सटीक समय नहीं था, लेकिन इसमें आमतौर पर बहुत अधिक समय नहीं लगता था, और यदि कोई समस्या होती तो डीप वेब अधिकारी सक्रिय रूप से उससे संपर्क करते थे। सामान प्राप्त करने का तरीका भी बेहद सुरक्षित होगा। संक्षेप में, कुछ चुनिंदा लोगों के लिए प्रदान की गई डीप वेब प्रणाली ने सुरक्षा पर अत्यधिक जोर दिया। इन मामलों को सुझाने के बाद लिन मो ने शेंझोउ कार रेंटल से एक बहुत ही साधारण सेडान किराए पर ली, इसकी डिलीवरी की व्यवस्था की और जल्दी से तरोताजा होकर बिस्तर पर एक छोटी सी झपकी लेने से पहले इसे होटल की पार्किंग में पार्क कर दिया। इसके बाद उसे नंबर पर जाने की जरूरत थी। 139 गुआंगहुआ गांव को अपनी सर्वोत्तम स्थिति बनाए रखते हुए पूरी तरह से सतर्क रहना पड़ा। शाम, फुल कवरेज मास्क के साथ काले ट्रेंच कोट पहने लिन मो ने राक्षसा शहर की हलचल भरी सड़कों पर किराए की सेडान चलाई। बर्फ अभी भी गिर रही थी, रुकने का कोई संकेत नहीं दिख रहा था। चूंकि राक्षसा शहर की सतह का तापमान बहुत अधिक था, इसलिए जमीन पर ज्यादा बर्फ जमा नहीं थी। पिछले वर्षों में हमेशा ऐसा ही था, जब तक बहुत लंबे समय तक लगातार बर्फबारी न हो या बर्फबारी असाधारण रूप से भारी न हो, जमीन पर कोई बर्फ नहीं होगी, केवल पारदर्शी बर्फ का टुकड़ा और गंदा पानी। उन्होंने करीब 1 घंटे तक गाड़ी चलाई। आसमान में पहले ही अंधेरा छा चुका था। लिन मो गुआंगहुआ गांव से लगभग 10 मिनट की पैदल दूरी पर पहुंचे। वह कार से बाहर निकला और हवा और बर्फ के बीच चला, रास्ते में कैमरों से बचना सुनिश्चित किया। लगभग 20 मिनट बाद लिन मो नंबर 139 गुआंगहुआ गांव पहुंचे। दरवाजे पर खड़े होकर उसने अपने फोन को अनलॉक करने के लिए अलग अलग इशारों का इस्तेमाल किया, एक अनाम ऐप में प्रवेश किया और फिर दरवाजे के लिए खुला बटन दबाया। हुश, उसके सामने स्लाइडिंग गेट धीरे धीरे खुला, जिससे कोने में एक बड़ा यार्ड और एक विशाल कुत्ते का पिंजरा दिखाई देने लगा। लिन मो यार्ड में चले गए और अपने पीछे का गेट बंद करने के लिए कंट्रोलर पर फिर से दबाव डाला। इसके तुरंत बाद घर का दरवाजा धीरे से खुला और नकाब पहने एक महिला दरवाजे पर खड़ी थी। उसे जटिल आंखों से देख रही थी। आखिरकार आप आ गए। लिन मो उसकी उपस्थिति से आश्चर्यचकित नहीं थी और उसने उसके साथ ज्यादा बातचीत नहीं की। उसने बस हल्का सा सिर हिलाया और इत्मीनान से कदम बढ़ाते हुए 139 नंबर वाली इमारत में चला गया। लिन मो दरवाजे पर खड़ा हुआ और अपने कोट से बर्फ के टुकड़े हटाए। महिला ने धीरे से दरवाजा बंद कर दिया,
फिर उसने सॉकेट के पीछे छिपे एक इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण स्विच को दबाया और एक क्लिक के साथ तहखाने की ओर जाने वाले छिपे हुए दरवाजे में एक जगह खुल गई। महिला आगे बढ़ी और छिपा हुआ दरवाजा उठा लिया। लिन मो ने अपने सिर पर बेसबॉल टोपी को समायोजित किया और अंदर कदम रखा। महिला उसके पीछे पीछे अंदर चली गई। टैप 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 अविचलित कदमों की आहट गूंज उठी। लंबी सीढ़ी से उतरने के बाद लिन मो अंडाकार आकार के तहखाने में दाखिल हुए। ये बिल्कुल पहले जैसा ही था, साफ सुथरा, भयानक। तहखाने में 6 लोहे के पिंजरे अभी भी वहीं थे, सभी अभी भी काले कपड़े से ढके हुए थे। लिन मो रुका, फिर एक पिंजरे की ओर चला गया। वह अचानक चमड़े का दस्ताना पहने हुए अपने दाहिने हाथ के साथ आगे बढ़ा और पिंजरे को ढकने वाले मोटे काले कपड़े को खींच लिया, जिससे अंदर एक अधेड़ उम्र का आदमी दिखाई दिया, जो बेहद घबराया हुआ लग रहा था और कोने में डरा हुआ था। लिन मो ने काला कपड़ा एक तरफ फेंक दिया और उसकी ओर देखा। उसकी आंखें ठंडी थी। चेन कायनान, बहुत दिनों से नहीं देखा। अध्याय 175, लिन मो और चेन शानहे वीडियो कॉल। सीधा टकराव। जैसा कि पुरानी कहावत है, बदमाशों को बदमाशों द्वारा ही कुचल दिया जाता है। चेन कायनान अब अपने पिछले अहंकार और उच्च आत्माओं से कोई समानता नहीं रखते थे। यातना के बिना भी लंबे समय तक कारावास के कारण उनका वजन काफी कम हो गया था, उनके बाल अस्त व्यस्त हो गए थे और उनकी आंखें बेजान हो गई थी। वह लोहे की सलाखों को अपने अब कमजोर और हड्डी वाले हाथों से पकड़ रहा था और लगातार हिल रहा था। आखिर आप कौन हैं? उसकी आंखों में गहरा डर था। चेन कायनान ने लिन मो को ध्यान से देखा, मानो वह अपनी आंखों से नकाब के नीचे लिन मो का असली चेहरा देखना चाहता था। मुझे जाने दो, तुम जो चाहोगे मैं तुम्हें दूंगा, बस मुझे जाने दो। 2 महीने से अधिक समय तक, 60 दिन से अधिक, 1560 घंटे से अधिक, हर मिनट, हर सेकंड। चेन कायनान एक ही प्रश्न पर विचार करते रहे। वह आदमी कौन था जिसने उस रात तहखाने में उस पर हमला किया था? उसे अपने गुप्त अड्डे के बारे में कैसे पता चला? उन्होंने बहुत सारे सुरक्षा उपाय किए थे, उसने कभी किसी को नहीं बताया था। किसी को कैसे पता चल सकता है? वह इसका पता नहीं लगा सका। वह इसका बिल्कुल भी पता नहीं लगा सका। और उसके कारावास का उद्देश्य क्या था? अज्ञात की पीड़ा सबसे अधिक परेशान करने वाली और भयावह है। अंतहीन, लक्ष्यहीन कारावास सहने के बजाय सभी सच्चाइयों को जानने के बाद चेन कायनान को सीधे मार दिया जाना पसंद करेगा। ये बहुत असहनीय था। कुछ भी न जानने वाला, दूसरा पक्ष कुछ न कहने वाला, बिना यह समझे कि उसे पूरे 2 महीने तक कैद में रखा गया था। चेन कायनान को, जो उसकी दया पर कैदी बन गया था, देखकर नकाब के नीचे लिन मो की अभिव्यक्ति उसकी दलीलों के सामने अपरिवर्तित रही। करुणा, नर्महृदयता, अस्तित्वहीन। उसकी आंखों में ठंडक और अधिक तीव्र हो गई। उनके माता पिता अनगिनत शीर्ष स्तरीय चिकित्सा संसाधनों के तहत काफी अच्छी तरह से ठीक हो रहे थे, लेकिन इतना बड़ा आघात झेलने के बाद भी उनके पूरी तरह से स्वस्थ शरीर अपनी मूल स्थिति में कैसे लौट सकते थे? गीत जुयान ने संभावित स्थायी प्रभावों के लिए तैयार रहने के लिए भी कहा था, जैसे गठिया रोग, जो मौसम परिवर्तन के साथ शरीर में दर्द पैदा करेगा, जैसे कि जीवन भर कठिन व्यायाम या भारी श्रम में संलग्न न हो पाना। इन लक्षणों को यथासंभव कम करने के लिए एकमात्र विकल्प धीरे धीरे पोषण और विनियमन करना था। उनकी छोटी बहन का मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक नहीं हुआ था। झांग ली अभी भी अस्पताल में पड़ा हुआ था। भले ही वे सभी पूरी तरह से ठीक हो जाएं, फिर भी इतने दिनों तक उन्होंने जो कष्ट सहे, उन्हें कैसे गिना जा सकता है? यह एक बहुत बड़ा स्कोर था जिसे स्वर्ग भी तय नहीं कर सका। यदि संभव हो तो लिन मो की इच्छा थी कि वह चेन कायनान को वहीं मार डाले, उसके शरीर के टुकड़े कर दे और कुत्तों को खिला दे, लेकिन इससे उसे बहुत आसानी से छूट मिल जाएगी। लिन मो नहीं चाहता था कि वह इतने आराम से मरे। इसके अलावा उसे जीवित रखना अभी भी लिन मो के लिए एक उद्देश्य पूरा करता है। लिन मो को काफी देर तक कुछ न कहते देख चेन कायनान पूरी तरह कांप गया। उसकी आंखें लगभग फट गईं और वह लिन मो पर चिल्लाया, बोलो, बोलो, तुम कौन हो? तुम वास्तव में क्या चाहते हो? मुझे अपना इरादा बताओ। धन चाहे कितना भी हो, मैं तुम्हें संतुष्ट कर सकता हूँ। बोलना, आप वास्तव में क्या करना चाहते हैं? अपना मुखौटा उतारो, मुझे देखने दो तुम कौन हो। बोलना, क्या आप मूक हैं? घोषित करना, बोलना, बोलो, बोलो। लिन मो चुपचाप चेन कायनान को बड़बड़ाते और क्रोधित होते हुए देख रहा था। जब तक चेन कायनान पूरी तरह से थक नहीं गया और अपने घुटनों पर गिर नहीं गया, तब तक लिन मो ने एक शब्द भी नहीं कहा। फिर वह बर्फीली निगाहों से घूमा और ऊपर की ओर चला गया। रुकना, आखिर तुम क्या करना चाहते हो? बोलना, क्यों नहीं बोलोगे? वापस आओ, वापस आओ, मुझे बाहर निकालो। लिन मो को जाते हुए देखकर चेन कायनान एक बार फिर उन्मादी ढंग से चिल्लाया। पिंजरे से मुक्त होने के लिए संघर्ष कर रहा था। दुर्भाग्य से वह भूल गया कि उसने व्यक्तिगत रूप से इन स्टील पिंजरों को डिजाइन और बनाया था, जिनकी ताकत और कठोरता इतनी महान थी कि भेड़ियों, बाघों या तेंदुओं का एक झुंड भी उन्हें तोड़ नहीं सकता था। एक बार लिन मो ने बेसमेंट छोड़ दिया। महिला सीधे चेन कायनान के पिंजरे के पास पहुंची। हताश चेन कायनान की ओर देखे बिना जमीन से काले कपड़े का टुकड़ा उठाया और पिंजरे को फिर से ढक दिया। नहीं, मैं गलत था। वापस आओ, वापस आओ। आप सभी वास्तव में क्या चाहते हैं? तथापि चेन कायनान पर किसी ने ध्यान नहीं दिया।
महिला शांत भाव और भावहीन चेहरे के साथ तहखाने से बाहर चली गई और केवल चेन कैनन को लगातार चिल्लाते रहने के लिए छोड़ दिया। तहखाने से बाहर निकलने के बाद लिन मो लिविंग रूम से गुजरे, एक्वेरियम में जीवंत मोरे ईल को देखा और फिर सीधे ऊपर की ओर बढ़े बिना किसी खिड़की वाले कमरे में प्रवेश किया। कमरा बड़ा नहीं था और कम साज सज्जा वाला था। बीच में रखी एक कुर्सी और एक प्रोजेक्शन स्क्रीन से ढकी पूरी दीवार के अलावा कोई भी फालतू सामान नहीं था। कुछ ही देर बाद महिला बिना एक शब्द बोले एक तरफ खड़ी होकर उसके पीछे चली गई। लिन मो ने कमरे का निरीक्षण किया और थोड़ा सिर हिलाया। लेडी डू, आपने जो कुछ किया है, जिस परेशानी से आप गुजरी हैं, उसके लिए धन्यवाद। वास्तव में वह महिला जो चुपचाप लिन मो की मदद कर रही थी, वह कोई और नहीं बल्कि लेडी डू नानक्स्यू थी, जिसे पहले चेन कैनान और पुलिस कप्तान बाई फैंग की प्रेमिका ने बंदी बना लिया था। लिन मो ने उसे रिहा कर दिया था क्योंकि चेन कैनान से निपटने के अगले दिन उसे 2 महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई थी। एक तो ये कि बाई फैंग अचानक गायब हो गई थी। दूसरा डू नानक्स्यू के बारे में था, चेन कैनान के गायब होने के बाद बाई फैंग का गायब होना, और ये देखते हुए कि बाई फैंग हमेशा लवकाई समूह और चेन कैनान की जांच कर रहे थे, ये पहले से ही स्पष्ट था कि बाई फैंग को किसने लिया था। अध्याय 176, लिन मो और चेन शानहे वीडियो कॉल। सीधा टकराव। ये समाचार जानने के बाद लिन मो ने अपनी योजनाओं को गति देना शुरू कर दिया। कुछ दिनों के बाद डू नानक्स्यू ने वास्तव में परीक्षणों की अपनी श्रृंखला पास कर ली, जैसा कि इंटेलिजेंस सिस्टम ने संकेत दिया था, और लिन मो को वास्तव में एक सहायक की आवश्यकता थी, इसलिए उन्होंने डू नानक्स्यू को रिहा करने का फैसला किया। डू नानक्स्यू को अब सबसे ज्यादा बाई फैंग की परवाह थी, क्योंकि इतने वर्षों में बाई फैंग ने उसकी तलाश करना कभी नहीं छोड़ा था और वह लवकाई ग्रुप के खिलाफ लगातार संघर्ष कर रहा था। अब जबकि बाई फैंग गायब थी, भले ही लिन मो ने यह न कहा हो, वह जानती थी कि यह लवकाई समूह से संबंधित होना चाहिए, लेकिन अपनी पेशेवर पृष्ठभूमि के कारण वह ये भी स्पष्ट थी कि वह संभवतः अपने दम पर लवकाई समूह को नहीं हरा सकती। उनके पीछे खड़े चेन शानहे के साथ मुकाबला करना तो दूर की बात है, वास्तव में वह बाहर भी नहीं जा सकती थी, नहीं तो वह तुरंत ही निशाना बन जाती। इसलिए उसने लिन मो पर भरोसा करना चुना, इस रहस्यमय आदमी पर भरोसा करना जो चेन कैनान को मार सकता था। और लिन मो ने उससे ये भी वादा किया था कि अगर बाई फैंग अभी भी जीवित है तो वह उसे बचाने में मदद करेगा। अपनी आंखों में एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ डू नानक्स्यू ने लिन मो की ओर देखा, रुकी और फिर पूछा, क्या बाई फैंग के बारे में कोई खबर है? नकाब पहने उस रहस्यमय आदमी के प्रति जिसका असली चेहरा वह नहीं देख सकी, डू नानक्स्यू को किसी भी अन्य चीज की तुलना में अधिक डर महसूस हुआ, एक ऐसा डर जो भीतर से आया था। उसे लगातार लगता था कि यदि दूसरा पक्ष उसकी जान चाहता है तो ये कुछ ही क्षणों की बात होगी। आखिरकार ये वह व्यक्ति था जो चेन कैनान से बेहतर हो सकता था, इसलिए सबसे सरल प्रश्न के लिए भी वह बहुत सतर्क थी। वह नहीं जानती थी कि यह रहस्यमय आदमी अच्छा था या बुरा। हालांकि चेन कैनान द्वारा इतने लंबे समय तक कैद में रहने और इतना कुछ झेलने के बाद न्याय के लिए उसकी खोज उतनी दृढ़ नहीं रही जितनी पहले हुआ करती थी। वह बहुत अधिक खुले विचारों वाली हो गई थी। अब उसका ध्यान केवल अपने प्रियजन को बचाने पर था, किसी और चीज की परवाह न करते हुए। जब तक बाई फैंग सुरक्षित थी, वह कोई भी कीमत चुकाने को तैयार थी, भले ही वह उसकी अपनी जिंदगी ही क्यों न हो। लिन मो ने उत्तर दिया, फिलहाल नहीं, क्योंकि चेन कैनान के साथ एक घटना घटी है, इसलिए वहाँ हालात तनावपूर्ण है। उन्होंने कहा, एकमात्र अच्छी खबर यह है कि बाई फैंग की मौत के संबंध में अब तक कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा, जैसा कि मैंने कहा, यह एक लंबी लड़ाई होगी। लिन मो ने उसे धोखा देने के किसी भी इरादे के बिना बहुत स्पष्टता से उत्तर दिया, और उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि वह अति प्रतिक्रिया कर सकती है। कारण सरल था, अब उसके पास उसके अलावा भरोसा करने के लिए कोई नहीं था, अन्यथा वो पूरी तरह से प्रतिबंधित हो जाएगी। ये सुनकर कि बाई फैंग के बारे में अभी भी कोई खबर नहीं है, डू नानक्स्यू की आंखों में निराशा की झलक झलकी, लेकिन वह जल्दी से संभल गई और गंभीर स्वर में पूछा, कृपया मुझे बताएं, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? लिन मो अपनी कुर्सी से उठे, जो विशेष रूप से चेन कैनन के लिए तैयार की गई थी, और कमरे के केंद्र में चले गए। डू नानक्स्यू की आंखों में देखते हुए उन्होंने कहा, मुझे बताएं कि आपने इस दौरान चेन कैनन से क्या सीखा है। डू नानक्स्यू ने अपने विचारों को व्यवस्थित किया और फिर लिन मो के चले जाने के दौरान प्राप्त की गई जानकारी का वर्णन करना शुरू किया, साथ ही अपने व्यक्तिगत विश्लेषण का भी वर्णन किया। अधिकांश सामग्री लिन मो को पहले से ही ज्ञात थी। इससे भी अधिक, लिन मो उससे कहीं अधिक जानती थी, क्योंकि लिन मो के पास खुफिया तंत्र था जो कभी कभी चेन कैनन के बारे में जानकारी प्रदान करता था। हालांकि एक पेशेवर पुलिस अधिकारी के विश्लेषण से लिन मो को काफी जानकारी मिली। लिन मो के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता चेन शानहे को उसके पिता लिन चांगशुई पर संदेह करने से रोकना था। इसे हासिल करने के लिए लिन मो ने कई अलग अलग तरीकों पर विचार किया था। डू नानक्स्यू के विश्लेषण को सुनने के बाद उन्होंने एक विधि को परिष्कृत किया। अभी भी काफी समय था, कम से कम पिछली बार जांच के लिए मिले मात्र 10 दिनों से अधिक समय। इस बार लिन मो अधिक सहज थी। इस बार उनके पास अपने मन में बने विचारों को एक एक करके वास्तविकता में क्रियान्वित करने के लिए पर्याप्त समय था।
फिर बाद के विकास और इंटेलिजेंस सिस्टम के कई सुझावों के आधार पर वह निम्नलिखित योजनाओं को संशोधित करेगा। यह एक विशाल परियोजना थी और आशा और परिणाम देखने में काफी समय लग सकता है। और अब पहली योजना को क्रियान्वित करने का समय आ गया था। लिन मो कुर्सी से खड़े हो गए और उदासीनता से कहा, चेन केनान को ऊपर लाओ और याद रखो, उसे चुप कराओ। तुम्हें पता है कि क्या करना है ना? महिला ने सिर हिलाया, बिना ज्यादा कुछ कहे नीचे चली गई। वह लिन मो को समझ नहीं पाई। वह लिन मो का असली नाम भी नहीं जानती थी, लेकिन उसकी पेशेवर प्रवृत्ति ने उसे बताया कि इस आदमी पर भरोसा करना ही उसके लिए एकमात्र रास्ता था। शायद ये रहस्यमय आदमी वास्तव में भूमिगत सम्राट को गिराने में सक्षम हो सकता है। महिला बेसमेंट में लौट आई। लिन मो ने पहले से जो शामक दवा तैयार की थी उसका उपयोग करके उसने चेन केनान के उग्र प्रतिरोध को दबा दिया और उसे बेहोश कर दिया। लगभग 15 मिनट तक इंतजार करने के बाद पूरी तरह से बेहोश चेन केनान को महिला ने मृत कुत्ते की तरह खींच लिया और फिर कमरे के केंद्र में लोहे की कुर्सी पर सुरक्षित कर दिया। कुर्सी और फर्श पर फैले हुए 4 स्क्रू को एक साथ वेल्ड किया गया था, जिससे जागने के बाद चेन केनान के लिए भागना असंभव हो गया। इसके अलावा उसका मुंह ठूस दिया गया था और टेप से बंद कर दिया गया था, वह आवाज नहीं कर सका। इसके बाद लिन मो ने डू नानेक्सियो से कुछ चीजें तैयार करवाई। एक बार जब डू नानेक्सियो ने सभी तैयारियां पूरी कर ली और कमरे से बाहर चला गया, तो लिन मो ने इंटेलिजेंस सिस्टम द्वारा प्रदान किए गए एक गहरे वेब सिस्टम से डाउनलोड किया गया सॉफ्टवेयर खोला। ये सॉफ्टवेयर बहुत जटिल था और लिन मो को इसकी पूर्ण सुरक्षा के बारे में जानकारी प्राप्त हुई थी, यहाँ तक कि सबसे उन्नत वैश्विक तकनीक भी इसका पता नहीं लगा सकी। सभी व्यवस्थाएं हो जाने के बाद लिन मो कमरे में चेन केनान के जागने का इंतजार करने लगे। अपने मन में उसने अपनी योजना की बार बार समीक्षा की, हालांकि उन्हें यकीन नहीं था कि यह काम करेगा या नहीं। अध्याय 177, लिन मो और चेन शानहे वीडियो कॉल। सीधा टकराव _3। लेकिन यह एक कोशिश के काबिल था। ऐसा करने का फायदा यह था कि यह लवकाई समूह छिपे हुए दुश्मन और चेन शानहे के बारे में अधिक से अधिक जानकारी इकट्ठा कर सकता था। यदि वह वास्तव में पर्याप्त सम्मोहक खुफिया जानकारी एकत्र कर सकता है, तो डीप वेब का उपयोग करके और इसे चेन शानहे के प्रतिद्वंद्वियों के हाथों में सौंपकर शायद वह बाघ को निगलने और भेड़िए को बाहर निकालने के लिए एक कदम उठा सकता है। एक का उपयोग दूसरे को खत्म करने के लिए कर सकता है और इस तरह अपनी और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है इस तूफानी स्थिति में उनका परिवार। बेशक ये लिन मो की योजनाओं में से सिर्फ एक थी, पूरी बात नहीं। इतने बड़े शॉट से निपटने के लिए लिन मो ने हर संभव रणनीति के बारे में सोचा था। उन्होंने बहुत सारी तैयारियां की थी और बहुत सारे बीमा भी ले रखे थे। वैसे भी चाहे कुछ भी हो, लिन मो खुद को या अपने परिवार को फिर से खतरे के उस निष्क्रिय भावर में नहीं पड़ने देगा। डू नानेक्सियो ने चेन कायनान को जो एनेस्थेटिक की खुराक दी थी वह ज्यादा नहीं थी और चेन कायनान बहुत जल्दी जाग गए। लिन मो को अपने सामने खड़ा देखकर उसने एक बार फिर विरोध करने, भागने, बोलने के लिए संघर्ष किया। दुर्भाग्य से ये सब व्यर्थ था। लिन मो के मुंह के कोने उसके मुखौटे के नीचे थोड़ा ऊपर उठ गए और उन्होंने कहा, चिंतित मत हो, मैं सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारे पिता के बीच एक बैठक की सुविधा प्रदान कर रहा हूँ। क्या मिलिए उसके अपने पिता से। यह चेन केनान ने खुद को शांत होने के लिए मजबूर किया और तुरंत विचार किया कि इस रहस्यमय व्यक्ति के शब्दों का संभवतः क्या मतलब हो सकता है। क्या वह पैसे के पीछे था? क्या वह अंततः फिरौती मांगने वाला था? अगर यह पैसे के बारे में था तो चेन केनान को बहुत अधिक राहत महसूस हुई। उसके परिवार के पास उतना पैसा था जितनी जरूरत थी। लिन मो ने उसे नजरअंदाज कर दिया। डीप वेब से डाउनलोड किए गए उस विशेष सॉफ्टवेयर को खोला, चेन शानहे का फोन नंबर दर्ज किया और एक संदेश भेजा। नमस्कार बुजुर्ग श्री चेन, हम एबिस संगठन से हैं। यहाँ चेन केनान के बारे में कुछ जानकारी दी गई है जो मुझे लगता है कि आपको बहुत दिलचस्प लगेगी। 5 मिनट के भीतर इस लिंक पर क्लिक करें और आप चेन केनान को देख पाएंगे। डीप वेब सॉफ्टवेयर के सुरक्षा स्तर की इंटेलिजेंस सिस्टम द्वारा पुष्टि की गई थी, इसलिए लिन मो को आईपी डिक्रिप्शन या वापस ट्रेस किए जाने की चिंता नहीं थी। अगर खुफिया तंत्र पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता तो लिन मो वहां नहीं पहुंच पाते जहां वह आज थे। अब उसे जो करना था वह चेन शानहे की खोजी दिशा को स्पष्ट करना था। लिन मो के परिवार को ढूंढने की संभावना में देरी करना या मिटाना था। यदि यह विधि संभव होती तो यह चीजों को संभालने का सबसे सरल तरीका होता। यह उसके लिए अच्छा था और वास्तव में चेन शानहे के लिए भी अच्छा है, अन्यथा हर किसी के लिए कठिन समय होगा। संदेश भेजते समय लिन मो ने चेन कायनान की एक तस्वीर भी संलग्न की जैसी वह भी थी। ये करने के बाद लिन मो ने फूलदार चेहरे वाला जिंग ओपेरा मास्क लगाया जिसे उन्होंने पहले से तैयार किया था। सॉफ्टवेयर के साथ वीडियो खोला और कैमरा लोहे की कुर्सी से बंधे चेन कैनन पर केंद्रित था जो चुपचाप मछली के काटने का इंतजार कर रहा था। साथ ही रक्षासा शहर किंगलोंग पर्वत में। अधिकांश लोग यह नहीं जानते होंगे कि एक सादा शहर होने के बावजूद राक्षस शहर में वास्तव में कई प्रसिद्ध पहाड़ हैं। जिजियांग से लगभग 11 किलोमीटर उत्तर में जिजियांग टाउन उनमें से एक है। किंगलोंग पर्वत पहाड़ हरे भरे वनस्पतियों से ढका हुआ है जो रयोलाइट और एंडेसाइट बेसल्ट से बना है। पूर्वी ढलान पर दर्जनों मीटर ऊंची चट्टानें हैं। ये काफी विशिष्ट पर्यटन स्थल है।
और किंगलोंग पर्वत के पिछले हिस्से में घने जंगलों में छिपा हुआ एक एकांत विला परिसर है। ये विला पहाड़ के सामने बनाए गए हैं, पेड़ों के बीच छिपे हुए हैं और बाहरी लोगों के लिए इन्हें ढूंढना बेहद कठिन है। यहाँ तक कि अगर कोई हेलीकॉप्टर ऊपर से उड़ान भरता है तो उसे केवल एक मोटा दृश्य ही मिल सकता है। पता लगाने के लिए डिटेक्टर का उपयोग करें। क्षमा मांगना, यहाँ हर जगह अत्याधुनिक जैमर है, आप बस कुछ भी पता नहीं लगा सकते। जहाँ तक ड्रोन या उसके जैसे विमानों की बात है, एक बार जब वे यहाँ उड़ान भरेंगे तो उन्हें नियंत्रण खोना पड़ सकता है। चेन केनान की घटना के बाद चेन परिवार ने अपना मूल उपनगरीय विला छोड़ दिया और किसी भी समय आने वाले अन्य खतरों के लिए तैयार होकर किंगलोंग पर्वत में चले गए। इस क्षण में एक विला के अंदर एक प्राचीन अध्ययन कक्ष में चेन शानहे सुनहरी फोबे लकड़ी की एक पुरानी चौड़ी मेज के पीछे बैठे उदास चेहरे के साथ दो अधीनस्थों की रिपोर्ट सुन रहे थे। एक बार जब दोनों ने बोलना समाप्त कर लिया तो चेन शाने ने अपने सामने सूट पहने दो मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों की ओर उदासीन दृष्टि से अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया। उसकी आंखें शांत और गहरी थी। एक नजर में वह एक साधारण बुजुर्ग व्यक्ति की तरह लग रही थी, लेकिन करीब से निरीक्षण करने पर किसी को कुछ परेशान करने वाला लगेगा, जैसे कि वह दुनिया के सभी रहस्यों को देख सकता है। इस समय अध्ययन एक अवर्णनीय आभा से भर गया था। सूट पहने दो अधेड़ उम्र के पुरुषों ने अपने सिर थोड़ा झुका लिए नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। काफी देर बाद जैसे ही वे इस दमनकारी दबाव से अभिभूत होने वाले थे, चेन शानहे की गहरी और गूंजती आवाज धीरे धीरे उठी, तो आपने मुझे ये बताने के लिए इतने लंबे समय तक जांच की कि आपको कुछ नहीं मिला। यह दोनों ने एक दूसरे को देखा, उनके भाव एक पल में घबराहट में बदल गए। करीब से निरीक्षण करने पर सूट पहने एक व्यक्ति के चेहरे पर एक लंबा निशान था, वही बियाओ जिसने दुर्घटना को अंजाम दिया था। दूसरे व्यक्ति को मिंगयुआन झील पर मछली पकड़ते समय लिन मो ने भी देखा था, जो चेन शानहे का एक विश्वसनीय अधीनस्थ और निजी अंगरक्षक था। उसने तुरंत अपना सिर झुकाया। एल्डर चेन, हम अभी भी जांच करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं और हम करेंगे। हम श्रीमान को लाएंगे। चेन यथाशीघ्र आपके पास सुरक्षित और स्वस्थ वापस आए। बेकार, चेन शानहे ने नम्रता से कहा, क्योंकि उसने कभी भी अपने से पहले के दो अक्षम लोगों पर अपनी उम्मीदें नहीं रखी थी। वे उसकी शक्ति का एक दृश्य हिस्सा मात्र थे। उन्होंने आगे कहा, यह पहली बार नहीं है जब आप दोनों ने मुझसे एक जैसी बात की है। मैंने चेन परिवार के सभी संसाधन आपको सौंप दिए हैं जिन्हें जुटाया जा सकता है, और फिर भी इतने लंबे समय के बाद भी आपको एक भी जानकारी नहीं मिली। अध्याय 178, लिन मो और चेन शानहे वीडियो कॉल। सीधा टकराव _4। अगर मैं ही आपका समर्थन कर रहा हूं तो आपका क्या फायदा। ये सुनकर सूट पहने दो आदमी छलनी की तरह कांपने लगे, बोलने से भी डर गए। यदि चेन केनान को पागल माना जाता था तो उनके सामने बैठा व्यक्ति चेन शानहे वह व्यक्ति था जिससे वे अपने दिलों में सबसे ज्यादा डरते थे। क्योंकि चेन कायनान का गुस्सा तेजी से भड़का और उतनी ही तेजी से शांत भी हुआ। जब तक कोई उसके मूड की डिग्री को समझ सकता है, तब तक वे उसका पक्ष जीत सकते हैं। लेकिन चेन शानहे अलग थे। वो एक प्राचीन सम्राट की तरह था, गूढ़, अपने विचारों का अनुमान लगाने का भी कोई मौका नहीं देता था। एक राजा की सेवा करते समय पतली बर्फ पर चलने जैसा एहसास देता था। ये याद रखना। चेन शानहे बोलने ही वाले थे कि अचानक मेज पर रखा एक मोबाइल फोन दो बार चमका। उनके फोन में परिवार, दोस्तों और वरिष्ठों के 3 सिम कार्ड थे। प्रत्येक कार्ड में एक अलग चमकता पैटर्न और रिंगटोन था। हालांकि जो संदेश उसे अभी प्राप्त हुआ वह इन 3 श्रेणियों में से किसी से संबंधित नहीं था। एक अजनबी। चेन शानहे की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं, उसके दिल में एक बुरा अनुमान उभर रहा था। इस उम्र में उन्हें अपने सामने आने वाली हर चीज के बारे में बड़े और छोटे पूर्वाभास था। इनकी खेती कई वर्षों में की गई थी। फोन उठाकर अनलॉक किया तो उसके सामने एक मैसेज आया। नमस्कार बुजुर्ग श्री चेन, हम एबिस संगठन है। यहाँ चेन कायनान के बारे में कुछ जानकारी है जो मुझे विश्वास है कि आपको बहुत दिलचस्प लगेगी। 5 मिनट के भीतर इस लिंक पर क्लिक करें और आप चेन कायनान को देख पाएंगे। संदेश देखने पर चेन शानहे की अभिव्यक्ति अचानक काली पड़ गई। उसकी भौहें गहराई से सिकुड़ गईं, उसकी आंखें तेजी से काम कर रही थीं। उसके विचार। रसातल संगठन, चेन कायनान के बारे में जानकारी। चेन शानहे हाल ही में चेन कायनान के बारे में कोई भी खबर पाने के लिए उत्सुक थे। वह वास्तव में चेन कायनान की सुरक्षा के बारे में चिंतित नहीं था। जो बात अधिक महत्वपूर्ण थी वह ये निर्धारित करना था कि कौन उसे निशाना बना रहा था। चेन कैनन उनके पोते थे। हालांकि सार्वजनिक रूप से इसका खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन थोड़ी सी शक्ति वाला कोई भी व्यक्ति उस जानकारी को खोज सकता है। इसलिए चेन कायनान को निशाना बनाना उस पर युद्ध की घोषणा करने के बराबर था। यह एक ऐसी स्थिति थी जिसे वह अनुमति नहीं देने के लिए प्रतिबद्ध थे। यही कारण है कि 2 महीने के बाद भी वह अभी भी जाने देने से इनकार कर रहा था और मान कर रहा था कि यदि चेन कैनन मर गया है तो उसके शरीर को देखा जाए, या यदि नहीं तो उसे जीवित देखा जाए। क्या अधिक महत्वपूर्ण था, चेन कैनन के लापता होने से जुड़ी इस घटना पर उन्हें व्यक्तिगत संकट मंडराता हुआ महसूस हुआ। वह अच्छी तरह से जानता था कि चेन कैनन किस प्रवृत्ति का व्यक्ति था। पागल, फिर भी बेहद सतर्क, बिल्कुल अपने जैसा। चेन केनान को बिना कोई निशान छोड़े, बिना कोई सुराग छोड़े गायब कर देने की वह शक्ति निर्विवाद रूप से दुर्जय थी।
यदि उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया तो वह स्वयं खतरे में पड़ सकता है। हालांकि इस समय जब चेन कायनान पर बढ़त उनके सामने थी तो उन्होंने अपना संयम नहीं खोया। कुछ ही सांसों में चेन शानहे ने कई संभावनाओं के बारे में सोचा था। रक्षासा शहर के पूरे उच्च वर्ग को अब तक चेन कायनान के लापता होने के बारे में पता था और यह सवाल ही नहीं था कि कोई अपने स्वयं के अकथनीय रहस्यों के लिए स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर सकता है। चेन शानहे ने अपना फोन नीचे रखा और ठंडे स्वर में आदेश दिया, वांग जून को हॉक ग्रुप के कुछ सदस्यों को उपकरण के साथ तुरंत लाने के लिए कहें। वांग जून चेन परिवार के बटलरों में से एक थे। वह मुख्य रूप से परिवार की साइबर सुरक्षा और चेन कैनन की ऑनलाइन प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार था। सूचना के इस युग में शीर्ष हस्तियां भी साइबर सुरक्षा में भारी निवेश करती हैं और अपनी कमान के तहत कई प्रतिभाओं को विकसित करती हैं। हॉक ग्रुप चेन शानहे द्वारा प्रशिक्षित संगठनों में से एक था। हाँ, दोनों अंगरक्षकों ने जल्दबाजी में सिर हिलाया और भाग निकले। 2 मिनट के भीतर एक 50 लगभग पतला गंजा अधेड़ उम्र का आदमी जिसके पास सोने की रिम वाला चश्मा था और लगभग उसी उम्र के कुछ लोग अध्ययन कक्ष में पहुंचे। टेक्स्ट संदेश में निर्धारित समय सीमा से पहले 3 मिनट से भी कम समय बचा होने पर चेन शानहे ने खतरे और संभावित खतरों के लिए कनेक्शन के पते की जांच करने के लिए अपना फोन सौंपने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। वांग शुन ने फोन लेने के बाद उसे कंप्यूटर से कनेक्ट किया और तुरंत काम पर लग गए। उन्होंने पहले वर्चुअल मशीन से लिंक का परीक्षण किया और फिर सिर हिलाते हुए कहा, एल्डर चेन, लिंक में कोई वायरस नहीं है। मैं वर्तमान में आईपी पते का पता लगा रहा हूँ। कृपया कुछ देर इंतजार करें। कई पेशेवर कंप्यूटरों की संयुक्त कंप्यूटिंग शक्ति बेहद तेज थी और 1 मिनट से भी कम समय में स्क्रीन एक आईपी पते पर लॉक हो गई। वांगक्सुन की आंखें चमक उठी और उन्होंने जल्दी से कहा, एल्डर चेन, मैंने इसे ढूंढ लिया है। आईपी फ्लोरिडा, जापान में है, लेकिन मुझे संदेह है कि यह सिर्फ एक फर्जी स्टेशन है। सटीक स्थान का अभी भी पता लगाया जा रहा है। चेन शानहे चुप रहे, बस कंप्यूटर के टाइमर को देखते हुए अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे थे। जल्द ही स्क्रीन के मानचित्र पर आईपी फ्लैश हुआ और तुरंत इसने जापान में एक स्थान प्रदर्शित किया। फिर आईपी पता एक नृत्य की तरह दुनिया भर में घूमना शुरू कर दिया और एक बिंदु पर डिकोडिंग कार्यक्रम ने यह भी संकेत दिया कि आईपी अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर था। यह पागल है। वांग जून को पता था कि स्रोत को ट्रैक करने में कुछ समय लगेगा, इसलिए वह केवल असहायता से जवाब दे सका, एल्डर चेन, दूसरी तरफ के आईपी पर एन्क्रिप्शन बहुत उच्च स्तर का और पेशेवर है। उन्होंने कई स्टेशन स्थापित किए हैं और उन्हें ढूंढने में कुछ समय लगेगा। साथ ही मैंने पुष्टि की कि लिंक के लिए समय सीमा कोई धोखा नहीं है। केवल 10 सेकंड बचे हैं। यदि आप समय पर लिंक पर क्लिक नहीं करते हैं तो यह समाप्त हो जाएगा। हालांकि निश्चिंत रहें, लिंक में कोई ट्रोजन नहीं है। इससे पहले कि वह समाप्त कर पाता, चेन शानहे ने अपना हाथ लहराया, ये कहते हुए कि उन्हें अध्ययन छोड़ देना चाहिए, और फिर कंप्यूटर पर लिंक पर क्लिक किया। स्क्रीन एक ब्राउजर विंडो पर स्विच हो गई और एक संक्षिप्त लोड के बाद ब्राउजर ने एक वीडियो कॉल विंडो जैसा कुछ दिखाया। कुछ सेकंड की बफरिंग के तुरंत बाद कॉल कनेक्ट हुई, जिसमें चेन कैनान को अपने हाथ और पैर बंधे हुए एक धातु की कुर्सी से बंधा हुआ दिखाया गया। अध्याय 179, लिन मो और चेन शानहे वीडियो कॉल। सीधा टकरावेल। चेन केनान के पास एक रहस्यमय व्यक्ति खड़ा था जिसने रंगीन जिंगजू मुखौटा पहना हुआ था और काले कपड़े पहने हुए थे। काली पोशाक के साथ जोड़ा गया रंगीन जिंगजू मुखौटा एक भयानक एहसास प्रस्तुत करता है, चाहे कोई भी इसे कैसे भी देखे। पृष्ठभूमि में देखने पर यह एक खाली कमरा था जिसमें कुछ भी नहीं था। वहां कोई खिड़कियां या अन्य वस्तुएं नहीं थी जो तुरंत संकेत दे सके। स्थान ये स्पष्ट रूप से पूर्व नियोजित था। चेन शानहे ने अभिव्यक्ति में कोई बदलाव किए बिना अवलोकन किया। बहुत देर बाद, क्योंकि दूसरा पक्ष चुप रहा, आखिरकार वह बहुत शांति से बोला, तुम कौन हो? आप क्या चाहते हैं? वहीं 139 नंबर गुआंगहुआ गांव में एक स्वनिर्मित घर में दूसरी मंजिल पर एक गुप्त कमरे के भीतर। जैसे ही चेन शानहे ने लिंक पर क्लिक किया, कमरे में प्रोजेक्टर स्क्रीन, उसकी छवि और उसके पीछे बुकशेल्फ से जगमगा उठी। चेन कायनान, जिसका मुंह बंद था, लोहे की कुर्सी से बंधा हुआ था, अभी भी अपनी आंखों से देख सकता था। प्रोजेक्टर स्क्रीन पर छवि को देखकर और अपने दादा को पहचानकर वह शुरू में चौंक गया, क्योंकि लिन मो ने पहले कहा था कि वह उसे अपने पिता से मिलने देगा। यह उसका दादा क्यों था? लेकिन चेन कायनान इतनी चिंता नहीं कर सकते थे। अपने दादाजी को देखकर वह और अधिक उत्तेजित हो गया। बोलने के लिए संघर्ष कर रहा था, फिर भी आवाज निकालने में पूरी तरह से असमर्थ था। आप कौन हैं? आप क्या चाहते हैं? चेन शानहे की आवाज गूंज उठी। जैसा कि पिछले पाठ संदेश में कहा गया था, एल्डर मिस्टर चेन, हम एबिस ऑर्गेनाइजेशन है। लिन मो का स्वर शांत रहा। उन्होंने सॉफ्टवेयर के साथ आए वॉइस चेंजर का उपयोग किया, जिससे चेन शानहे ने सुना। उसकी ओर से एक बहुत ही अजीब रोबोटिक संश्लेषित आवाज। सॉफ्टवेयर के विवरण के अनुसार ये वॉइस चेंजर सीधे आवाज की आवृत्ति और तरंग को बदल सकता है। हालांकि यह भयानक लग रहा था, इसने ठीक होने की कोई संभावना नहीं छोड़ी। ओह, द एबिस ऑर्गेनाइजेशन। वीडियो में चेन शानहे ने सख्त चेहरे के साथ बहुत शांति से बोलना जारी रखा, चूंकि आप मुझे इस तरह से पा सकते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, है ना?
तो यहाँ रहस्यमयी खेल मत खेलो। मैं आपको जो विकल्प देता हूँ वह ये है कि मेरे पोते को तुरंत रिहा कर दो और तुम्हें कुछ धनराशि मिलेगी, अन्यथा चाहे तुम कोई भी हो, चाहे वह एबिस ऑर्गेनाइजेशन हो या सन ऑर्गेनाइजेशन, चाहे तुम कहीं भी हो, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा और एक तुमसे वह कीमत चुकाएगा जिसे तुम वहन नहीं कर सकते। चेन शानहे की वास्तव में प्रभावशाली उपस्थिति थी। जब लिन मो ने पहली बार उसे मिंग्युआन झील पर देखा था, तब उसने जो मिलनसार व्यवहार प्रदर्शित किया था उससे बिल्कुल अलग, ये दो पूरी तरह से अलग लोगों को देखने जैसा था। स्क्रीन के माध्यम से भी ऐसी दुर्जय आकृति का आमने सामने सामना करना अभी भी एक बहुत तनावपूर्ण परीक्षा है। सौभाग्य से कुछ समय और अनुभव के बाद लिन मो अब वह व्यक्ति नहीं रहे जो वह हुआ करते थे। ओह, क्या यह ऐसा है? यहाँ तक कि रोबोटिक संश्लेषण के माध्यम से भी कोई हल्का सा उपहासपूर्ण स्वर समझ सकता है। ये लगभग हंसी के कगार पर था। एल्डर चेन, आपने वास्तव में अपनी युवावस्था की वीरता को नहीं खोया है। आप में मुझे उस उत्साही युवा व्यक्ति की छाया दिखाई देती है जिसने एक बार बड़ी महत्वाकांक्षा के साथ अपने आधिकारिक करियर की शुरुआत की थी, लिन मो ने कहा। लिन मो ने चेन शानहे की पृष्ठभूमि पर बड़े पैमाने पर शोध किया था और उसे जानते थे। जीवन की कहानी उसके हाथ के पिछले भाग की तरह है। पिछले 2 महीनों में इंटेलिजेंस सिस्टम से रुक रुक कर मिली जानकारी के अलावा लिन मो को चेन शानहे के कई रहस्य पता थे। बेशक चेन शानहे कोई सोन जुयान नहीं था, वे बिल्कुल भी समान स्तर पर नहीं थे। हालांकि सोन जुयान एक बुरा लोमड़ी था, लेकिन चेन शानहे की तुलना में वह कुछ भी नहीं था। लिन मो के पास जो रहस्य थे वे हालांकि विस्फोटक और धमकी भरे थे, फिर भी चेन शानहे को स्वेच्छा से अनुपालन करने के लिए मजबूर करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। बिल्कुल अभी की तरह। यहाँ तक कि अपने पोते की जान की सुरक्षा को खतरे में होने के बावजूद चेन शानहे के चेहरे पर घबराहट का जरा भी संकेत नहीं था। यह ऐसा था मानो लिन मो उसी वक्त चेन कायनान को मार सकता था और चेन शानहे को जरा भी शिकायत नहीं होगी। हम्फ, चेन शानहे ने ठंडे ढंग से खर्राटे लिए। उसकी आंखों में गंभीरता की झलक दिखाई दी, फिर उदासीनता से कहा, मेरे जीवन में चेन, मैं हमेशा पतली बर्फ पर चला हूँ। मैंने क्या अनुभव नहीं किया है, मैं किससे नहीं मिला हूँ। यदि आप शर्तों पर बातचीत करना चाहते हैं तो अपनी मांगे बताएं। आप इन छोटी छोटी युक्तियों से मुझे डराने से कोसों दूर है। मेरे पोते चेन शानहे के साथ खिलवाड़ करके क्या आपने अपना अंत मान लिया है? क्या आप सचमुच सोचते हैं कि मैं चेन शानहे एक नर्म खुरमा हूँ जिसे कोई भी कुचल सकता है? अंत में यह सुनकर लिन मो हंसे। यह एक गलत समय पर हंसी थी। वॉइस चेंजर की वजह से हंसी की आवाज बेहद अप्रिय और बहुत तीखी थी। लिन मो की बेलगाम हंसी सुनकर चेन शानहे की भौहें थोड़ी तन गईं और उसने गहरी आवाज में पूछा, तुम किस पर हंस रहे हो? लिन मो की हंसी धीरे धीरे कम हो गई। फिर तिरस्कार और उपहास की गहरी भावना के साथ उन्होंने जिंगजू मुखौटे में छोटे छेद के माध्यम से सीधे चेन शानहे को देखा और कहा, मुझे इस बात पर हंसी आती है कि कैसे चेन परिवार बेवफाई में लगा हुआ है और व्यभिचारियों को पाला है। आप एक महान व्यक्ति होने का दावा करते हुए यहाँ बेशर्मी से कैसे भौंक सकते हैं? ये कुछ हद तक भद्दी टिप्पणी थी, लेकिन ये बेहद परेशान करने वाला बयान भी था। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक 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 चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हालांकि लिन मो के शब्दों को सुनने पर चेन शानहे, जो पूरे समय शांत रहे, अचानक अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया। उनकी आंखों में अविश्वास और सदमा झलकने लगा। उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि लिन मो ऐसी बात कहेगा। इस बीच कुर्सी से बंधे चेन कैनन को उस समय बेवफाई का मतलब समझ नहीं आया, लेकिन स्क्रीन पर अपने दादा की अभिव्यक्ति में बदलाव को देखकर वह भी दंग रह गए। ये कैसे हो सकता है? उनकी याद में उनके दादाजी माउंट ताई की तरह बहुत स्थिर थे और उन्होंने अपने दादाजी को पहले कभी इस तरह की अस्थिर और अविश्वसनीय अभिव्यक्ति प्रकट करते नहीं देखा था। लेकिन इससे पहले कि चेन कैनन समझ पाते कि क्या हो रहा है, लिन मो ने कहा, बूढ़े श्रीमान चेन, आपके खराब रवैये को देखते हुए हमारा एबिस संगठन श्री चेन कैनन को एक दिलचस्प जानकारी मुफ्त में देने के लिए बाध्य महसूस करता है। अध्याय 180, लिन मो और चेन शानहे वीडियो कॉल। सीधा टकराव _6 दिलचस्प जानकारी। चेन कायनान स्तब्ध रह गए। इसका क्या मतलब था? उसने लिन मो को घूर कर देखा, जिसने पेकिंग ओपेरा मास्क पहना हुआ था और उसका चेहरा रंगा हुआ था। चेन कायनान, बेहतर होगा कि आप ध्यान से सुने, क्योंकि ऐसी जानकारी आमतौर पर एबिस ऑर्गेनाइजेशन में हमें बहुत अच्छी कीमत दिलाएगी। देखिए, स्क्रीन पर जो बूढ़ा आदमी है वह वास्तव में आपका दादा नहीं है, या यूं कहे कि आपको उसे पिता कहकर बुलाना चाहिए। और जिस व्यक्ति को आप दशकों से डैड कह रहे हैं वह वास्तव में आपका बड़ा भाई है। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक 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 चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हाँ, क्या चेन कैनन स्तब्ध था? पूरी तरह से स्तब्ध। जानकारी की मात्रा बहुत ज्यादा थी। वह इतना हैरान था कि वह तुरंत लिन मो के शब्दों का अर्थ नहीं समझ सका। जब उसने इसके बारे में ध्यान से सोचा तो उसे धीरे धीरे उनके पीछे का तर्क समझ में आ गया। क्या ये हो सकता है? लो, क्या ये संभव है? टकराना। यहाँ तक कि चेन शानहे, जो आमतौर पर पहाड़ की तरह अटल होते हैं, लिन मो ने जो कहा था उसे सुनने के बाद अपना आपा खो बैठे।
उसने अपना हाथ मेज पर पटका, खड़ा हुआ और धीमी आवाज में गरजा, चुप रहो। यदि आप बकवास का एक और शब्द बोलते हैं, एक चेन शानहे कसम खाता हूँ, एक आपको और आपके परिवार को ढूंढ लेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि आप सब कुछ खो दें, मौत से भी बदतर जीवन जीने के लिए। हे, क्या आप मौत से भी बदतर जिंदगी जी रहे हैं? चेन परिवार को धन्यवाद। लिन मो को कुछ समय पहले ही उस भावना का अनुभव हुआ था। ओह, सचमुच भयावह। क्या ये सच्चाई को स्वीकार करने से इनकार है? यह अच्छा नहीं है बुजुर्ग श्री चेन। एबिस संगठन की खुफिया जानकारी 100% सही है। आप हमारी प्रतिष्ठा को धूमिल नहीं कर सकते। ये हमारी ब्रांड छवि का मामला है। यदि हर कोई आपकी तरह हमें बदनाम करेगा, तो हम भविष्य में कैसे व्यापार करना जारी रखेंगे? अब मुझे चीजें स्पष्ट करने दीजिए। लिन मो ने चेन शानहे के साथ और कोई शब्द बर्बाद नहीं किए। उन्हें सिस्टम इंटरफेस में चेन शानहे के बारे में खुफिया जानकारी मिली और उन्होंने इसे शांति से पढ़ा। 8 सितंबर 1989 को आपके बड़े बेटे चेन जी की शादी की रात आपने अति प्रसन्न ससुर ने नशे में क्या किया? क्या आपको मुझे याद दिलाने की जरूरत है? हम बूढ़े श्रीमान चेन। लिन मो के मुंह से आ रही जानकारी को सुनते ही चेन कायनान की अभिव्यक्ति सदमे से स्तब्धता में बदल गई और स्तब्धता से वापस सदमे में बदल गई। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी पृष्ठभूमि इतनी विचित्र होगी। पर्याप्त। मुझे बताओ, तुम क्या चाहते हो, पैसा या शक्ति? अगर यह पैसा है तो अपनी कीमत बताओ और बात करना बंद करो, वरना। चेन शानहे खुद को दबाने की भरपूर कोशिश कर रहे थे। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी और उसकी भौहें गहरी सिकुड़ी हुई थी। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य था। उन्होंने इसका जिक्र कभी किसी और से नहीं किया। The mother of Chen Cannon never spoke of it to others either. तो इस रहस्यमय आदमी को इसके बारे में कैसे पता चला? स्क्रीन पर पेकिंग ओपेरा मास्क पहने हुए व्यक्ति, वास्तव में वह कौन था? चाहे वह कोई भी हो, उसे ढूंढकर मार दिया जाना था। हमेशा के लिए चुप करा दिया जाना था। लेकिन उससे पहले उसे नियंत्रण में रखना होगा। चेन शानहे का थोड़ा मुड़ा हुआ चेहरा देखकर लिन मो ने उदासीनता से कहा, पैसा? हे, एल्डर मिस्टर चेन, आप वास्तव में एबिस ऑर्गेनाइजेशन को कमानते हैं। हमें पैसे में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। आपके बेटे को बहुत अधिक पाप करने के लिए एबिस संगठन द्वारा दंडित किया जा रहा है। ऐसा कहकर लिन मो कुछ सेकंड के लिए रुके और तब तक इंतजार करते रहे जब तक कि चेन शानहे की अभिव्यक्ति शांत नहीं हो गई, इससे पहले कि वह गंभीर आवाज में बोले, बूढ़े श्रीमान चेन, एबिस ऑर्गेनाइजेशन की ओर से मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप अपने बेटे को उसके पापों से मुक्त करने के इच्छुक हैं? ये तो कहना ही था। चेन शानहे की मानसिक दृढ़ता वास्तव में मजबूत थी। सोंग जुयान से कहीं बेहतर। ऐसे शर्मनाक रहस्यों का सामना करने पर भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसका अर्थ क्या है? उन्हें पैसा नहीं चाहिए। बहुत सारे पापों के लिए एबिस संगठन द्वारा दंडित किया गया। साफ पाप, उन्हें कैसे साफ करें? चेन शानहे ने कई संभावनाओं के बारे में सोचा था, लेकिन उन्होंने कभी लिन मो से ये बातें कहने की उम्मीद नहीं की थी। स्वर्ग के एजेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं। लेकिन आश्चर्य के एक क्षण के बाद चेन शानहे ने एक निर्णय लिया। इस विचार को मन में रखते हुए चेन शानहे ने कहा, मुझे बताओ, तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? चेन शानहे को वास्तव में चेन कैनन के जीवन की परवाह नहीं थी। भले ही लिन मो ने चेन केनान को उसके सामने मार डाला हो, उसे कोई परवाह नहीं होगी। वह वास्तव में जिस चीज से डरता था वह स्वयं लिन मो थी। लिन मो के लिए ऐसा रहस्य जानना भयावह था। यह उसके लिए एक गंभीर खतरा था। इसलिए चेन शानहे को एहसास हुआ कि उसे उस पर कड़ी पकड़ रखनी होगी। उनका जितना अधिक संपर्क होगा, जांच उतनी ही गहरी हो सकेगी। चेन शानहे ने लिन मो के साथ खेलने का फैसला किया। अच्छे से, ऐसा लगता है कि एल्डर मिस्टर चेन बहुत प्रबुद्ध है। लिन मो ने ये कहने में जल्दबाजी नहीं की कि आगे क्या हुआ, बल्कि उसने मनोरंजन के संकेत के साथ कहा, हालांकि आज काफी देर हो गई है। आपकी उम्र बढ़ गई है और आपको जल्दी आराम करना चाहिए। मैं तुम्हें आगे परेशान नहीं करूंगा। एबिस 4.8 घंटे के भीतर आपसे दोबारा संपर्क करेगा। कृपया धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करें। अंत में मैं आपके मीठे सपनों की कामना करता हूँ। बोलने के बाद लिन मो सम्मान की मुद्रा में कैमरे की ओर थोड़ा झुके। फिर चेन शानहे की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना उसने अचानक वीडियो कॉल काट दिया।